आज जो हमारा टॉपिक है ऊष्मा एवं तापमान, हीट एंड टेम्परेचर, साइंस का चैप्टर है। इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हीट एंड टेम्परेचर होता क्या है। बेसिक जानकारी सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ऊष्मा है क्या और टेम्परेचर क्या है। तो इन दोनों को यहाँ पर दोनों का अंतर जो होता है हीट में और टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। जैसे ऊष्मा जो है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें किसी भी ठंडक और गर्मी का अनुभव होता है। लेकिन तापमान जो है वह अवस्था है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ऊष्मा प्रवाह की दिशा का मतलब कि जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और तब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर ना हो जाए। तो तापमान से वस्तु की अवस्था है जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंड है। लेकिन ऊष्मा जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें ठंडक और गर्मी का अनुभव होता है। फिर आगे इकाई जो होती है, ऊष्मा की इकाई जूल और कैलोरी होती हैं, दो इकाई होती हैं। इन दोनों के बीच रिलेशन भी है। 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी या 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इसमें ऊष्मा की जो इकाई है अगर कैलोरी में है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको फार्मूला पता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तापमान की जो इकाई है वो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन होती है। 4 इकाई होती हैं तापमान की। इनके बीच भी रिलेशन है। C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273 अपान 100 इक्वल टू R/80। तो आगे इनसे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे कि कोई भी तापमान की जो इकाई है अगर सेंटीग्रेड में है तो उसको फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर में कैसे बदलना है, तो इसी रिलेशन से ही बदलेंगे। अगला है जो ऊष्मा है उसको नापने के लिए एक यंत्र कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर द्वारा हम ऊष्मा का नापन करते हैं। और तापमान का मापन करने के लिए थर्मामीटर यंत्र है। तो थर्मामीटर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। जो ऊष्मा का प्रवाह है, जो ऊष्मा बहती है या फ्लो होती है, हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की दिशा की ओर बहती है। यहाँ पर कोई भी दो वस्तुएं हैं ए और बी। ए वस्तु का तापमान मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो हीट फ्लो होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर प्रवाहित होगा और ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर न हो जाए। अगर दो वस्तुओं के ताप समान हैं तो उस अवस्था को तापीय साम्य कहते हैं। ये भी देख लीजिए। तो ये बेसिकली ऊष्मा और तापमान में दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग अभी पढ़े हैं। आगे तापमान की जो इकाइयाँ होती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड ये एक हो गई, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर और केल्विन। इसमें डिग्री नहीं लगता, इसको केल्विन बस पढ़ा जाता है और इसको परम ताप भी बोलते हैं। तो तापमान की 4 इकाइयाँ हैं और इन्हीं के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 ये पहले ही बता चुका हूँ, इक्वल टू डिग्री F-32/180 इक्वल टू K-273/100 इक्वल टू R/80। इसी को शॉर्ट थोड़ा छोटा करके लिख दिया जाए, अगर 20 से जो नीचे हर हैं सभी के हर को 20 से अगर काट दिया जाए तो यही चीज़ C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4 हो जाएगा। तो आगे चलिए क्वेश्चन करते हैं कि कैसे बदला जाता है। कोई भी तापमान की इकाई किसी में भी दी रहे हो और उसको अगर फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर किसी में भी बदलना है तो कैसे बदलेंगे। यहाँ पर जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री र्यूमर में बदलना है। तो सबसे पहले C/5 इक्वल टू F-32/9। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज़ है उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, तो इतना बस 2 चीज़ बस लेके चलेंगे, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाला। इसमें वैल्यू
जो C है C इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू रख देंगे, तो 100/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब यहाँ से एक काट दिए 20 हुआ और 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 180 इक्वल टू F माइनस 32, और F की वैल्यू निकालनी है तो 32 भी उधर लेके गए तो प्लस 32 हो गया, और इसको ऐड कर दिए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट में अगर बदलेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो इस तरह आपको बदलना है। अगला अगर केल्विन में बदलना है तो C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5, इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, पहले से ही C का मान 100 है तो 100 लिख दिए, K माइनस 273, और K का मान निकालेंगे तो 273 को इधर लेके आएंगे तो 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलेंगे तो 373 केल्विन, और जो केल्विन है इसको परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि परम ताप क्या है, तो केल्विन है। अगला आपको अगर र्यूमर में बदलना है तो C/5 इक्वल टू R/4, C और R वाले को लेके चलेंगे तो आपका ये हो गया 100/5, C का मान 100 रखेंगे और R/4, यहाँ पर इसको काट दिए तो ये 20 हुआ, और 20 का मल्टीप्लाई कर दिए 4 के साथ तो R इक्वल टू 80 डिग्री र्यूमर। तो इस तरह सेंटीग्रेड में अगर कोई तापमान दिया है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर या केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको इसी फार्मूले से कम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ये ऊपर दिए हुए हैं फार्मूले। बहुत ही ईजिली है, सिंपल सा है, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कोई एक मान दिया हो तो। जैसा कि पहले ही पता है कि ये जो चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, ये साइंस का चैप्टर है, थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे ये आगे अभी फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड वालों को सॉल्व किए थे। लेकिन इसमें ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ हैं या समझने वाली चीज़ हैं। अब आगे जो आपका है क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इसको भी समझ लीजिए कि वह टेम्परेचर या वह तापमान जिस पर कोई द्रव जो होता है वो गैस में बदलने लगता है या उबलने लगता है, तो उसे उसका द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आपका है गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, तो जिस नियत ताप पर कोई ठोस वस्तु द्रव में बदलने लगे, नाम से स्पष्ट है, गलनांक यानी गले, तो कोई ठोस वस्तु अगर द्रव में परिवर्तित हो रही है तो वो उसका गलनांक कहलाएगा। जो बर्फ़ का गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान हो जाए तो बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है। फिर आपका है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस नियत ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। कोई भी द्रव ठोस अवस्था यानी जमने लगे तो उसका जमाव पॉइंट, जमाव बिंदु, यह हिमांक कहलाता है। जो शुद्ध जल होता है उसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे जो ताप नापने का यंत्र है, तापमापी या थर्मामीटर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले से भी आप लोग जानते ही होंगे कि थर्मामीटर जो है ताप नापने का यंत्र है, जो डॉक्टर है वो अपने पास रखते हैं। जो शरीर का टेम्परेचर है वो बता देता है कि कितना टेम्परेचर है, यानी तापमान थर्मामीटर द्वारा नापते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। जो थर्मामीटर है वो कांच की एक पतली ट्यूब है, कांच की रहती है। यहाँ पर पारा भरा होता है, बल्ब जिसको बोलते हैं, तो पारा मरकरी भरी होती है। कैपिलरी ट्यूब है ये, इसमें पैमाना अंकित रहता है। सेंटीग्रेड में जो है वो रीडिंग पैमाना लिखा रहता है। जो पारा होता है उसमें गुण यह होता है कि ऊष्मा के कारण पारे में प्रसार का गुण हो जाता है, पारा फैलने लगता है। तो जब इस थर्मामीटर में तापमान के हिसाब से पारा ऊपर की ओर चढ़ेगा और जिस रीडिंग तक, जिस पॉइंट तक पारा चढ़ा है वही उस वस्तु या उस व्यक्ति का तापमान कहलाएगा। थर्मामीटर से तापमान नापना बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका थर्मामीटर हो गया। आगे कुछ नियम हैं, सिंपल गैसों से संबंधित कुछ नियम हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए थे तो उनको भी पढ़ लेते हैं।
तो ऊष्मा हीट एंड टेम्परेचर के अंतर्गत ही कुछ नियम दिए थे। जैसे पहला है आपका बॉयल का नियम। बॉयल का नियम में अगर तापमान को स्थिर कर दिया जाए तो जो गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन है वो उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तापमान को स्थिर कर दिया जाए तो गैस का जो आयतन है, वॉल्यूम है V, वो उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आयतन को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी अनुक्रमानुपाती, सॉरी, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बॉयल का नियम है उसमें जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब होता है? स्थिर या नियत ताप पर, टेम्परेचर को अगर स्थिर कर दिया जाए। यानी P जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V होता है। V इधर लेके गए तो P भी प्रोपोर्शनल 1, और अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा K, कुछ भी मान लीजिए, तो एक स्थिरांक लगा दिए। तो ये सिंपल सा है। पूछता है बॉयल का नियम, तो बॉयल का नियम आप इससे बता सकते हैं। अगला है चार्ल्स का नियम। क्या होता है? तो चार्ल्स का नियम जो है, स्थिर दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चार्ल्स का नियम है उसमें अगर प्रेशर को स्थिर कर दिया जाए, दाब को स्थिर कर रहा है, तो आयतन जो है वो तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल T। इसमें भी अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो V इक्वल टू K T। V जो है गैस का आयतन है और जो T है वो परम तापमान है। फिर बॉयल और चार्ल्स दोनों के नियम को अगर मिला दिया जाए तो एक संयुक्त गैस का नियम बनता है। संयुक्त गैस का नियम जिसे कहते हैं, इसमें दोनों नियमों को अगर संयुक्त रूप से लिख दिया जाए, जैसे P1 V1, अगर दो टाइप के गैस की स्थिति है तो पहले गैस की जो स्थिति है तो उसमें उसका जो प्रेशर है वो P1 है और आयतन V1 है और टेम्परेचर T1 है। फिर परिवर्तन हुआ गैस में तो उसका जो प्रेशर हो गया P2 हो गया और आयतन V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। तो संयुक्त गैस का नियम ये होता है, P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कोई भी 4-5 का मान दिया रहेगा और 1 का मान निकालना होगा। तो अगर ये आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे है कैलोरीमित का सिद्धांत। इसको भी समझ लेते हैं कि कैलोरीमित का सिद्धांत क्या है। जब भी कोई भिन्न भिन्न तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो ऊष्मा जो होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों की ऊष्मा बराबर ना हो जाए। और जब यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि एक ये गर्म वस्तु है और B एक ठंड वस्तु है, तो जो गर्म वस्तु है वो B वस्तु को अपनी ऊष्मा देगी और B वस्तु A से ऊष्मा लेगी। तो जो वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा है, A द्वारा जो B को ऊष्मा दी जाती है और B द्वारा जो ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ये दोनों ऊष्मा का मान बराबर होता है। यही कैलोरीमित का सिद्धांत है। एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल टू दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, इसी को कैलोरीमित का सिद्धांत कहते हैं। सिंपल सा है, अगर कोई पूछे तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो वस्तुएं जिनका तापमान अलग अलग हो तो ऊष्मा जो होती है वो अधिक तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर जाती है। जितने भी आपके जो AC हो गया, ये सब इन्हीं के सिद्धांतों पर कार्य करता है, ऊष्मा के इसी सिद्धांत पर कि ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाकर उसको भी जो ऊष्मा है वो देता है या ऊष्मा के संतुलन को बनाता है, जिससे हमको ठंडक का अनुभव होता है या गर्माहट का अनुभव होता है। तो ये कुछ सिद्धांत थे जिनके बारे में हम अध्ययन किए। अब अगला टॉपिक जो है वो है ऊष्मा संचरण, यानी जो ऊष्मा संचरित होती है, ट्रांसफ़र होती है, वो कितने प्रकार से होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि जो ताप डिफरेंस होता है कई वस्तुओं में, जो दो वस्तुएं हैं उनके डिफरेंस तापमान के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर जाती है, और ये कैसे जाती है तो वही ऊष्मा संचरण की कुछ विधियां हैं। 3 टाइप की विधि हैं। तो पहला है आपका चालन यानी कंडक्शन, इसको पढ़ेंगे। चालन है क्या?
तो चालन में जो होता है गर्म वस्तु है एक और एक ठंडी वस्तु है। तो गर्म वस्तु से ऊष्मा जो है ठंडी वस्तु की ओर जाती है, लेकिन कणों के माध्यम से जाती है। जो इनके बीच माध्यम होता है वो कण होते हैं, ये कई कण बने हुए हैं माध्यम, और जो कण होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, अपनी ही जगह पर रहते हैं। ये वाला कण इसको दिया ऊष्मा, फिर ये वाला इसको दिया, फिर ये वाला इसको दिया, इस तरह जाके गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो एक मिनट, और इसका जो मार्ग होता है ऊष्मा ट्रांसफर का जो मार्ग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिख ही रहा है, कण जो होते हैं अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, केवल ऊष्मा का बस संचारण करते हैं। और यह जो विधि है ये केवल ठोसों में संभव है, ठोस पदार्थों में संभव है, और यह संचारण धीरे धीरे होता है। जैसे जो आपका लोहे की कोई राड है, अगर एक सिरे से गर्म की जाए तो दूसरा सिरा भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, तो हीट ट्रांसफर के कारण ही गर्म होता है। जो माध्यम के कण होते हैं वो ऊष्मा को संचारित करते हैं दूसरे माध्यम तक, दूसरे छोर तक। तो यही आपका कहलाता है कंडक्शन या चालन। अगला है संवहन यानी कन्वेक्शन क्या कहलाता है। इसमें भी उसी तरह है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। जो संवहन विधि है इसमें दो वस्तुएं हैं, एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु। जो कण होते हैं ये अपना स्थान छोड़ देते हैं, ये ऊष्मा को ले करके जाते हैं दूसरे वस्तु तक। पहली वस्तु से गर्म वस्तु से ऊष्मा लिए और दूसरी ठंडी वस्तु तक ऊष्मा लेके खुद चले जाते हैं संवहन में। लेकिन मार्ग इनका भी टेढ़ा मेढ़ा रहता है, जरूरी नहीं कि सीधा जाएंगे, ये भी तिरछे मिर्छे जाते हैं। धीरे धीरे इसमें भी ऊष्मा का संचरण होता है। और यह जो क्रिया है द्रव और गैस दोनों में संभव है। जो चालन क्रिया थी वो ठोस बस में संभव थी, लेकिन जो संवहन क्रिया है वो द्रव और गैस दोनों में संभव है। अगला टॉपिक है वो विकिरण है। ऊष्मा संचरण की जो विधि है वो विकिरण कहलाएगी। दो पढ़ चुके हैं, चालन और संवहन, लास्ट है विकिरण। तो जो विकिरण होता है रेडिएशन, तो इसमें बिना किसी माध्यम से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान संचारित होती है, ट्रांसफर होती है। कोई वस्तु गर्म वस्तु है और ये ठंडी वस्तु है। जो माध्यम होता है पारदर्शी माध्यम होता है, कोई कण नहीं होते हैं इसमें। और ऊष्मा जो है प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रांसफर होती है, और सीधी मार्ग जो होता है सीधा होता है। तो इस प्रकार ये ऊष्मा संचारण की जो विधियाँ थी, 3 टाइप से ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर संचारित होता है। तो जो ये हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित जो बेसिकली क्वेश्चन थे, जो बेसिकली टॉपिक आपका जो हीट एंड टेम्परेचर साइंस का जो चैप्टर है, इसमें सिंपल जो टॉपिक थे उनको अध्ययन कर लिए हैं। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के, इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे बॉयल का नियम है क्या, या बॉयल का नियम लिखा रहेगा, या इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि चालन क्रिया किस प्रकार की वस्तुओं पर संभव है, या चालन क्रिया में कण जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो जितना भी आपको इसमें पढ़ाया गया है तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए। बुक में भी जो कुछ और टॉपिक हों उनको भी देख लीजिए। तो ये आपका जो चैप्टर है ऊष्मा एवं तापमान, हीट एंड टेम्परेचर, ये कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक आपका है इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।